कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम करते हुए आप उसमें इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला? आप इतने फोकस थे, इतने मग्न थे कि दुनिया में क्या हो रहा है कुछ ख्याल ही नहीं रहा और उस काम को करने में एक अजीब-सा सुकून मिल रहा था। अगर हाँ, तो आपने फ्लो की उस जादुई स्टेट को महसूस किया है। आज हम इसी कमाल के कॉन्सेप्ट पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास मिहाई सिक्सजेंटमिहाई की मशहूर किताब फ्लो का एक सारांश है, जो इस सर्वोत्तम अनुभव के मनोविज्ञान की परतों खोलता है। हमारे मिशन ये समझना है कि ये फ्लो आखिर है क्या, ये एक खुशहाल जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है, और सबसे बड़ी बात, हम इसे अपनी जिंदगी में ला कैसे सकते हैं। बिल्कुल। और ये कोई सिर्फ अच्छा महसूस करने वाला फलसफा नहीं है। किताब के मुताबिक ये क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और सही मायनों में एक सार्थक जीवन जीने की चाबी है। और ये कोई किस्मत की बात नहीं है, इसे जानबूझकर अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है। इसे समझने के लिए सोल्सिस में डेविड नाम के एक बिजनेसमैन की कहानी है, जो हमारे लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। डेविड के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, एक अच्छा परिवार, लेकिन वो अंदर से खाली और असंतुष्ट महसूस करता था। उसकी जिंदगी में फ्लो की कमी थी। तो चलिए डेविड की कहानी को साथ लेकर चलते हैं और इस आइडिया को खोलते हैं, ताकि ये पता लगा सकें कि असली खुशी का रास्ता आखिर जाता कहाँ से। सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो सोर्स में बताई गई है, वो ये है कि खुशी को सीधे सीधे ढूंढा नहीं जा सकता। लेखक कहते हैं कि हम जितना खुशी के पीछे भागते हैं, उसे एक मंजिल बनाते हैं, उतनी दूर चली जाती है। हाँ, उतनी ही दूर चली जाती है। ये तो किसी बड़े मकसद को पूरा करने की कोशिश का एक बाय प्रोडक्ट। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हमारी खुशी बाहरी चीजों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितना हम सोचते हैं, जैसे पैसा, सोशल स्टेटस या हमारे साथ क्या हो रहा है, इन सब पर नहीं। ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन बाहरी घटनाओं को अपने मन में कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जब हम अपनी चेतना पर, अपने एक्शंस पर कंट्रोल महसूस करते हैं, तभी हम उस सर्वोत्तम अनुभव या फ्लो की स्थिति में होते हैं। और यही डेविड की असली समस्या थी, है ना? हाँ। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी परफेक्ट थी, लेकिन अंदर से उसे कोई कंट्रोल महसूस नहीं हो रहा था। वो बस घटनाओं पे रिएक्ट कर रहा था। अच्छा, ये जो फ्लो का एहसास है, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी? किताब में एक लाइन है, जब कर्म और चेतना एक हो जाते हैं। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ रहा। आपके हाथ अपने आप सही जगह पर जा रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो शब्द अपने आप निकल रहे हैं। आप बस कर रहे होते हैं, ये सोच नहीं रहे होते कि मैं ये कैसे कर रहा हूं। आपका पूरा ध्यान, पूरी मानसिक ऊर्जा उस काम में लग जाती है। यही वजह है कि 1 घंटा भी 1 मिनट जैसा लगता है। ठीक है, तो ये सब दिमाग का खेल है, और हमारा दिमाग एक कमाल की चीज है। सोर्स में एक आंकड़ा दिया गया है जो मुझे बहुत हैरान कर गया। एक इंसान अपनी जिंदगी में औसतन लगभग 185 मिलियन बिट्स जानकारी प्रोसेस करता है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या सोचते हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसे ऐसे सोचिए कि अगर इस सारी जानकारी को किताबों में छापा जाए तो हजारों मोटी मोटी किताबें भर जाएंगी। अब सवाल ये है कि इन हजारों किताबों में से आप कौन सी किताब पर अपना ध्यान लगाते हैं, क्योंकि किताब के अनुसार हमारी जिंदगी की क्वालिटी इसी बात से तय होती है कि हम अपनी चेतना में किस जानकारी को आने देते हैं और किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये ध्यान ही सब कुछ है, जिसे लेखक मानसिक ऊर्जा या साइकिक एनर्जी भी कहते हैं। तो अगर हमें खुश रहना है तो हमें इस ऊर्जा को कंट्रोल करना सीखना होगा। पर कैसे? आज की दुनिया में तो हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसका जवाब इस बात को समझने में है कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। और यहीं पर किताब मजे और खुशी के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती है, यानी प्लेजर और इंजॉयमेंट के बीच का अंतर। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, बताइए इसके बारे में। देखिए, मजा यानी प्लेजर तब मिलता है जब हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं, जैसे अच्छा खाना खाना, आराम करना या सोना। ये हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को संतुष्ट करता है। इसमें कोई खास मेहनत या स्किल नहीं लगती, ये पैसिव होता है। जैसे एक लंबे थके हुए दिन के बाद टीवी के सामने बैठ जाना। इसमें मजा तो आता है, पर वो आपको विकसित नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ खुशी या आनंद यानी एंजॉयमेंट तब मिलता है जब हम किसी चुनौती को पार करने के लिए अपनी स्किल और एकाग्रता का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्टिव होता है। इसमें शुरुआत में मेहनत लगती है, शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो, लेकिन जब हम उस चुनौती को पार कर लेते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि का एक गहरा एहसास होता है। हम एक इंसान के तौर पर विकसित होते हैं।
और शायद यही डेविड की जिंदगी से गायब था। उसकी जिंदगी में मजे की कोई कमी नहीं थी, महंगी घड़ियां, शानदार छुट्टियां, डिनर पार्टीज, लेकिन ये सब पैसिव था। उसे वो आनंद नहीं मिल रहा था जो किसी चुनौती को पार करने से मिलता है। बिल्कुल। मुझे याद है जब मैंने पहली बार गिटार सीखना शुरू किया था तो शुरू के कुछ हफ्ते बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थे। उंगलियां दुखती थीं, तार से सही आवाज नहीं निकलती थी। वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। लेकिन महीनों बाद जब पहली बार मैंने एक पूरी धुन बिना गलती के बजाई, वो जो एहसास था वो मजा नहीं था, वो आनंद था, वो फ्लो था, वो मेहनत रंग लाई थी। कमाल का उदाहरण है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि ये एहसास कैसा होता है और ये मजे से अलग क्यों है। पर सवाल ये है कि हम जानबूझकर इस स्थिति में पहुंच कैसे सकते हैं? क्या इसका कोई फॉर्मूला है, कोई रेसिपी? फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन किताब में 8 ऐसी बातें बताई गई हैं जो फ्लो के लिए सही माहौल बनाती हैं। ये एक तरह से वो सामग्री है जिससे फ्लो का अनुभव तैयार होता है। ओके, तो चलिए इन 8 बातों को समझते हैं। सबसे पहला, आपके सामने एक ऐसा काम होना चाहिए जिसे पूरा करने का एक रियलिस्टिक चांस हो। वो ना तो इतना आसान हो कि आप बोर हो जाएं और न ही इतना मुश्किल कि आप घबरा जाएं। दूसरा, उस काम पर पूरी तरह से ध्यान लगाने की क्षमता। सारे बाहरी और भीतरी डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं। और अगले 2 पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। काम के लक्ष्य एकदम साफ होने चाहिए और आपको तुरंत फीडबैक मिलना चाहिए। हाँ, ये दोनों मिलकर एक मजबूत लूप बनाते हैं। सोचिए, एक वीडियो गेम की तरह। आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, अगले लेवल पर पहुंचना, और आपको तुरंत फीडबैक मिलता है। आपका स्कोर बढ़ता है या हेल्थ कम होती है। बिना लक्ष्य के फीडबैक का कोई मतलब नहीं, और बिना फीडबैक के आप ये नहीं जान सकते कि आप लक्ष्य के कितने करीब हैं। यही लूप आपको खेल में डुबोए रखता है। अगला पॉइंट है उस काम में गहरी लेकिन आरामदायक भागीदारी, जहां आप रोजमर्रा की चिंताओं को भूल जाते हैं। और छठा है अपने कामों पर कंट्रोल की भावना। आपको लगता है कि आप सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप ड्राइवर सीट पर हैं। बिल्कुल। और सातवां कारक वो है जो कई लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, अपने बारे में चिंता का गायब हो जाना। यानी आपका अहंकार या ईगो रास्ते से हट जाता है। 1 मिनट, ये पॉइंट मुझे थोड़ा और समझना है। अहंकार का खो जाना, क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपने काम में इतने मग्न हैं कि आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो जो हमारे अंदर एक आवाज़ होती है जो हमें लगातार जज करती रहती है, वो शांत हो जाती है। आप काम का एक हिस्सा बन जाते हैं, उससे अलग नहीं रहते। समझ गया। और आखिरी 8वां कारक है समय के एहसास का बदल जाना। घंटे मिनटों की तरह लगते हैं या कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। तो ये है वो 8 चीजें, और फ्लो खोजने का असली राज चुनौती और आपकी स्किल के बीच सही संतुलन बनाने में है। किताब में टेनिस का एक शानदार उदाहरण है। अगर आप किसी ऐसे खिलाड़ी के साथ खेलती हैं जो आपसे बहुत कमजोर है, तो आप बोर हो जाएंगी, और अगर आप रॉजर फेडरर के साथ खेलने चली गई तो आप घबरा जाएंगी और खेल का मजा ही नहीं ले पाएंगी। तो फ्लो बोरियत और घबराहट के बीच के उस रास्ते पर मिलता है जहां चुनौती आपकी काबिलियत से बस थोड़ी सी ही ज्यादा हो। इतनी ज्यादा कि आपको अपनी पूरी क्षमता लगानी पड़े, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप उम्मीद ही छोड़ दें। यह हमें अपनी सीमाओं को फैलाने के लिए प्रेरित करता है। और ये सिर्फ शारीरिक कामों के लिए नहीं है, ये दिमाग के साथ भी किया जा सकता है। सोर्स में पोर्टर एवरजेसल का एक जबरदस्त उदाहरण है, जिन्हें स्टालिन की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने जेल में अकेले रहते हुए अपना दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार अपने मन में शतरंज के जटिल खेल खेले। उन्होंने सबसे खराब हालात में भी अपने लिए एक चुनौती बनाई और फ्लो हासिल किया। वो एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिद्धांत हर रोज लागू होता है। जैसे कोई कोडर जो एक मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना डूब जाता है कि उसे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। वो किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मजे के लिए कर रहा है। वही है फ्लो। बिल्कुल। और इसे हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में ढूंढ सकते हैं। अपने शरीर के साथ, जैसे योग या डांस में, अपने दिमाग के साथ, जैसे कोई नई भाषा सीखना या कोई किताब पढ़ना जिसमें आपको सोचना पड़े, और हाँ, काम पर भी। लेकिन क्या काम जिसे अक्सर एक बोझ समझा जाता है वाकई फ्लो का जरिया बन सकता है? ज्यादातर लोगों के लिए तो काम सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका है। बन सकता है, अगर हम अपना नजरिया बदलें।
किताब में एक ट्रेन फैक्ट्री में काम करने वाले वेल्डर की कहानी है, जहां दूसरे लोग उस काम को उबाऊ और दोहराव वाला मानते थे, वहीं उसे हर काम में मजा आता था। वो हर वेल्ड को परफेक्ट बनाने की चुनौती लेता था, हर पुर्जे को सबसे अच्छी तरह से फिट करने का तरीका ढूंढता था। उसने प्रमोशन तक ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने काम में इतना फ्लो महसूस करता था कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो संदेश ये है कि आपके काम पर नहीं बल्कि काम के प्रति आपके रवैये पर निर्भर करता है। हमें काम पर आराम नहीं बल्कि नई चुनौतियां ढूंढनी चाहिए। समय काटने के बजाय कुछ सीखने का लक्ष्य रखना चाहिए। सही कहा। इटली के गांव के बुजुर्गों का उदाहरण भी है। उनके लिए काम और खाली समय में कोई फर्क नहीं है। वो सुबह उठकर गाय का दूध निकालते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं और फिर परिवार के लिए खाना बनाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर वो अमीर हो जाएं तो क्या बदलेंगे, तो उनका जवाब था कुछ नहीं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही फ्लो में है। उन्हें अपने काम से ही संतुष्टि मिलती है। ये तो कमाल की बात है। और यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। परिवार और दोस्त हमें एक मजबूत भावनात्मक सहारा देते हैं। एक अच्छा परिवार हमें बिना शर्त स्वीकार करता है, जो हमें बाहर की दुनिया में जाकर बड़ी चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास देता है। बिल्कुल, लेकिन ये सब तब है जब चीजें ठीक चल रही हों। एक जरूरी सवाल ये उठता है कि जब चीजें गलत हो जाएं, जब कोई बड़ा संकट आ जाए, तब क्या करें? यहीं पर ऑटोटेलिक सेल्फ का विचार आता है। ऑटोटेलिक सेल्फ, ये क्या होता है? ऑटोटेलिक का मतलब है कि कोई गतिविधि अपने आप में एक लक्ष्य है, किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं। तो ऑटोटेलिक सेल्फ उन लोगों को कहते हैं जो मुश्किल हालात में भी जीत हासिल करने का रास्ता निकाल लेते हैं। फर्क उनकी सोच में होता है। वो किसी भी बुरी स्थिति को अपने फायदे में इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हैं। वो किसी भी चुनौती को फ्लो पाने के एक अवसर में बदल देते हैं। और इसे करने का कोई तरीका है? किताब में इसके लिए 3 कदम बताए गए हैं। पहला है अहंकार को छोड़ना। हाँ, इसका मतलब है कि जब कुछ गलत हो, जैसे आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाए, तो ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस स्थिति को व्यक्तिगत अपमान के तौर पर ना देखें। बस ये सोचे कि ठीक है, अब अगला कदम क्या है। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। दूसरा कदम है डर के बजाय काम पर ध्यान देना। चार्ल्स लिंडबर्ग का उदाहरण लें, जिन्होंने अकेले अटलांटिक महासागर पार किया। ये एक बहुत ही डरावना काम था। तूफान का खतरा, प्लेन खराब होने का खतरा, अकेलेपन का डर। लेकिन उन्होंने डर पर ध्यान लगाने के बजाय अपना पूरा ध्यान उड़ाने के काम पर लगाया, अपने उपकरणों पर, अपने नक्शे पर, हवा की गति पर। काम पर फोकस करने से डर खुद ब खुद पीछे छूट गया। और तीसरा है नए समाधान खोजना। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो सिर्फ उससे लड़ने के बजाय नए रास्ते खोजें। जैसे अगर प्रमोशन का एक ही रास्ता है और वहां बहुत कंपटीशन है, तो सिर्फ उसी के लिए लड़ने के बजाय ये भी सोचें कि क्या नौकरी बदलना या अपना बिजनेस शुरू करना बेहतर विकल्प हो सकता है। और यही वो मोड़ है जहां डेविड की कहानी बदलती है। उसके बिजनेस में एक बड़ा संकट आया। पुराने तरीके से वो शायद घबरा जाता या दूसरों को दोष देता, लेकिन इस बार उसने इन सिद्धांतों को लागू किया। उसने संकट को एक व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं देखा, बल्कि एक पहेली की तरह देखा जिसे सुलझाना था। उसने डरने के बजाय अपनी टीम के साथ मिलकर समाधान खोजने पर पूरी ऊर्जा लगा दी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इसका सार ये है कि एक सार्थक जीवन का राज एक उद्देश्य खोजने में है। जब आप एक ऐसा लक्ष्य तय करती हैं जो आपसे बड़ा हो और उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और ध्यान लगा देते हैं, तो फ्लो स्वाभाविक रूप से आता है। फिर खुशी आपको ढूंढती है, आपको उसे नहीं ढूंढना पड़ता। मैल्कम एक्स का उदाहरण इस बात को बहुत ताकतवर तरीके से पेश करता है। वो गरीबी और अपराध की दुनिया में पले बढ़े और जेल गए। उनकी जिंदगी की कोई दिशा नहीं थी, लेकिन जेल में किताबों ने उन्हें एक उद्देश्य दिया। उन्हें एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने की प्रेरणा मिली। उस एक उद्देश्य ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। परिणाम उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये बात है कि आप खुद को चुनौती दें और अपनी सारी ऊर्जा एक दिशा में लगा दें। और यही डेविड के साथ हुआ। बिजनेस के उस संकट को सुलझाने में उसे एक नया उद्देश्य मिला। सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाना जो वाकई लोगों की मदद करे। पहली बार उसे अपने काम में आनंद मिला, फ्लो मिला। उसकी बाहरी परिस्थितियां शायद उतनी नहीं बदलीं, लेकिन उसका आंतरिक अनुभव पूरी तरह से बदल गया था।
तो असली खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में पूरी तरह से डूब जाने में है। और ये हमारे लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। हमारी जिंदगी की वो कौन सी असफलताएं हैं जो असल में हमारी सबसे बड़ी सफलताएं हो सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन अनुभवों ने, उन चुनौतियों ने हमें पूरी तरह से व्यस्त और जिंदा महसूस कराया था।